नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शरद पवार जी। या शरद पवार जी इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं और वहां पर जो है अपनी पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो कर ही रहे हैं, साथ में जो उनके पार्टी साथ जो बगावत हुई है उसके बारे में भी जो है पूरा लिखा जोखा पर ध्यान रखे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी सुभाष काली जी जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि पवार साहब का जो अभी स्थिति है, वो तो कहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी टूटी ही नहीं है, यानी राष्ट्रवादी पार्टी को जो दावेदार अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन जो अजीत पवार 40 लोग विधायकों के साथ में जो सत्ता में शामिल हुए हैं उनको वो गैर कानूनी करार दे रहे हैं, यानी उनकी विधायकी जो है रद्द हो जाए, इस पर लगे हुए हैं। इसी में पूरा जानेंगे पूरा ब्यौरा हमारे सहयोगी सुभाष काले जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? उन्होंने चिन्ह बाजूम कर दिया, सब कुछ बाजूम कर दिया, अब वो पीछे लगे हुए हैं कि अजीत पवार ही इलीगल तरीके से सत्ता में शामिल है और इनकी विधायकी सभी की रद्द होनी चाहिए। आप क्या मानते हो, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, अभी क्या है देखो, ये तो तय है। जैसे शिवसेना का हुआ था जी, एकनाथ शिंदे 40+ आमदार के साथ बाहर निकले और उसके बाद उद्धव ठाकरे भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे जी, और वही एग्जैक्टली वही सिचुएशन अभी रिपीट हो रहा है जी। अजीत दादा भी अपने 40 के ऊपर आमदार लेके बाहर निकले। अभी शरद पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटिल, जितेंद्र आवाड़ा भी इनकी चिल्लम चिल्ली चालू है जो गिने चुने लोग हैं कि उतने ही है उनके पास। और उनके वही उनका कहना है कि भाई राष्ट्रवादी पार्टी अब हम है, हमारी है, और वो लोग फुट के बाहर गए हैं, वो लोगों ने बगावत की है, ऐसा उनका कहना है। और उस कहने के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के पास एक अभी पिटिशन चालू है। उन्होंने ये बगावत के बारे में जो अपने सभापति है राहुल नार्वेकर जी, उनके पास भी एक पिटिशन फाइल किया है कि भाई ये 40 आमदार अजीत पवार के साथ जो है, अजीत पवार और उसके सब आमदारों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, वो पिटिशन पेंडिंग है। और दूसरा, अजीत पवार जी ने और शरद पवार जी ने दोनों ने इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली उनके पास याचिका दाखिल की है कि असली राष्ट्रवादी पार्टी हम है और राष्ट्रवादी ये नाम और उसका चिन्ह घड़ी वो हमको मिलना चाहिए। और उस पर ही आज इलेक्शन कमिश्नर के पास सुनवाई चालू है जी। इतने में अभी उन्होंने और एक स्टेप लिया है कि जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है राष्ट्रवादी पार्टी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, एक पिटिशन फाइल किया है। एग्जैक्टली जो उद्धव ठाकरे जो गलती कर रहे हैं और उन्होंने वही गलती आज अभी राष्ट्रवादी के जयंत पाटिल और शरद पवार गुट कर रहा है जी। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होगी, सामने वाले पार्टियों को नोटिस जाएंगे, उनका जवाब आएगा। और जैसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 10 महीना मैटर चला था और बाद में उन्होंने ये फैसला दिया कि इसका निर्णय विधानसभा के सभापति लेंगे, वही सिचुएशन आज राष्ट्रवादी में। कोई बिल्कुल बोले तो बिल्कुल फर्क नहीं। तो और क्या कर सकते थे सर? इसके अलावा भी और कुछ रास्ता था कि जिसकी वजह से दूसरी याचिका दाखिल करे, यानी शिवसेना जिस रास्ते से गई उसमें तो उनको कोई सफलता नहीं मिला, तो राष्ट्रवादी दूसरा रास्ता कौन सा तय कर सकती थी? देखो, राष्ट्रवादी के पास जो शरद पवार गुट जो है उनके पास एक ही रास्ता था, सभापति के पास याचिका करना कि डिस्क्वालिफिकेशन, यानी उनको सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, जो उन्होंने ऑलरेडी किया है, और उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो ये कोशिश करना। और अजीत पवार जी के पास ये विकल्प है कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के पास, भाई राष्ट्रवादी पार्टी मैं हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ और वो नाम और घड़ी मुझे मिलनी चाहिए, वो याचिका पेंडिंग है, उसकी आज सुनवाई है। तो ये जो ठसल है, ये ठसल आज चालू रहेगी। अभी सवाल ये होता है कि आज तक राष्ट्रवादी के गुट से कोई भी कोर्ट नहीं गया था क्योंकि शिवसेना का अनुभव सामने था जी। फिर भी जयंत पाटिल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने ये याचिका दाखिल की है कि वो आमदारों को डिस्क्वालीफाई किया जी। अभी फिर से वही आर्ग्यूमेंट, वही सिलसिला, वही होगा। कितने महीने चलेगा पिटिशन मालूम नहीं, और उसके बाद नतीजा का क्या होगा, जो मैंने उस वक्त भी बोला था और आज भी बता रही हूं कि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ सभापति का है,
दूसरा किसी का नहीं है। वो जो फैसला करेगा वही अंतिम होगा, और वही फैसला अगर वो चैलेंज हो सकता है। जी जी जी। एक बार सभापति ने डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में फैसला देने के बाद वो सही है या गलत है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की है। अभी एक बार मैटर फिर से ऐसा होता है कि अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, हम कुछ लोअर कोर्ट बोले हम कुछ नहीं कर सकते, तो हो सकता है कल नार्वेकर बोलेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दो, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उनको तो ये प्लस पॉइंट होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होती है मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है। और इलेक्शन कमिश्नर के पास सुनवाई चालू है, जो वहां पर जो सिद्ध करेगा कि किसके पास बहुमत है, कौन असली पार्टी है, कौन असली अध्यक्ष है, उस हिसाब से निर्णय होगा। तो शरद पवार जी का जिस तरह से आपने देखा कि उनका अनुभव, उनका जो लंबा एकदम गेम प्लान, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितनी से क्या बचा पाएंगे राष्ट्रवादी को अपने चिन्ह और इसको? देखो, शरद पवार जी ने जब अजित पवार बाहर निकले उसी वक्त उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट कचहरी करने वाला नहीं हूँ। नहीं, अब मामला ठंडा भी कर दिए थे एकदम। जो भी है लीगली, फिर भी दो पिटिशन फाइल करना जरूरी था डिस्क्वालिफिकेशन का, उसकी सुनवाई होगी। कल ही शरद पवार जी का और एक स्टेटमेंट, जब आज सुनवाई है और कल उनका स्टेटमेंट है कि आखिर में चिन्ह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, नेता इम्पोर्टेंट होता है, जो उस नेता के साथ है वो चिन्ह कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट उनका कल आ गया जी। और इस हिसाब से आज इलेक्शन कमीशन के पास जो सुनवाई है उसमें एक दिन में तो आज कुछ होने वाला नहीं है, वो सुनवाई कई दिनों तक चलेगी और उसके बाद फैसला होगा। या तो चिन्ह और नाम शरद पवार गुट को मिलेगा, या तो चिन्ह और नाम अजित पवार गुट को मिलेगा। पवार साहब को कैसे मिलेगा सर, क्योंकि उनका मेजोरिटी तो इतना कम है कि मैंने वही बता रहा हूँ कि मैं यही अभी उन दोनों पार्टियों को अपना अपना इलेक्शन कमीशन के सामने सिद्ध करना चाहिए किसके पास मेजोरिटी है, किसके पास ज़्यादा आमदार है, किसके पास ज़्यादा खासदार है। अभी खासदार तो उनके पास 4 ही थे, उसमें से 2 इधर 2 उधर है, बचा आमदार किसके पास ज़्यादा है। पार्टी वर्कर, अभी जैसे एकनाथ शिंदे जी के बारे में हुआ था कि पार्टी किसकी है, तो पार्टी उसी की है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर लाठी इनके पास है तो इनकी पार्टी, अगर उनके पास है तो उनकी पार्टी। सब समझ में आता है कि किसकी होगी। तो पलड़ा अजित पवार जी का भारी है। इलेक्शन कमिश्नर का जो निर्णय भी, उसमें आज ही मैंने जो न्यूज़ में देखा कि अभी उन्होंने ऑब्जेक्शन निकाला है कि वो जो एफिडेविट्स फाइल किए हैं अजित पवार ने कार्यकर्ताओं के, वो गलत है, ये इसमें मरे हुए आदमियों के एफिडेविट है वगैरह। तो इस पर ये बहस चलती रहेगी, सच्चाई झूठ सब बाहर निकलेगा। लेकिन आज जो फिगर दिख रही है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स अजित पवार के पास ज़्यादा है, तो इसलिए उनका पलड़ा भी भारी है। तो मेरे हिसाब से आगे चल के सुनवाई कितने दिन चलेगी, 2 महीना चलेगी, 4 महीना चलेगी, समय बताएगा। हाँ, उसके समय। सर पवार साहब की अगर बात करें तो एक सवाल और भी पैदा हो रहा है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में। फडणवीस जी ने जो जिस तरह से अभी आज तक का जो लाइव डिबेट चल रहा है उसमें उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया शरद पवार पर, कई गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने 2019 में जिस तरह से 2 दिन सत्ता जो बनी थी उसके भी जिम्मेदार शरद पवार जी थे। उसके बाद जो किया, क्या लगता है सर पवार साहब जिस तरह से गेम खेलते हैं कि वही गेम उनके साथ में खेला गया इस तरह से? देखो क्या रहता है वो, जैसे मैं अभी हर टाइम मैं उस वक्त भी बोला था कि अजित पवार ने जाके सुबह एक फडणवीस साहब के साथ जो शपथ ली उसका ग्रीन सिग्नल शरद पवार ने दिए बगैर अजित पवार जाएंगे ही नहीं। और वो बात अभी तो क्लियर भी हो गई, पूरा क्लियर हो गया। उस टाइम शरद पवार नहीं के कहने से ही अजित पवार शपथ लेने गए थे और बाद में शरद पवार जी ने पलटी मार दी। उसके रीजंस कुछ और थे। कहा जाता है कि सुप्रिया सुले ने विरोध किया और कुछ होगा, लेकिन उन्हें बाद में अजित पवार को वापस बुला लिया, ये तय है। उसके बाद ये 2.5 साल के बाद भी, मतलब जब उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को 2.5 साल पूरे हुए, अजित पवार निकलने के पहले उस वक्त भी राष्ट्रवादी के साथ यानी शरद पवार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातचीत चालू थी। शरद पवार जी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से मिले थे,
उनसे बात हुई थी, कई बार मिले थे, तो कई बार मिले थे और उनकी बात हुई थी। सत्ता राष्ट्रवादी के साथ बीजेपी राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ शामिल होकर सत्ता फॉर्म कर सकती है और उस हिसाब से स्टेप्स हो रहे थे, लेकिन हर टाइम की तरह शरद पवार जी ने, तो इसीलिए अजित पवार आखिर में कंटाल गए और वो सीधे अपना गट लेके बाहर निकल गए। उस समय क्यों नहीं कंटाले सर, जब 2019 में 2 दिन सत्ता बनाए थे, आखिर क्या उस समय विधायक उनका सपोर्ट क्यों नहीं किया, आपको क्या लगता है? 2019 में जैसे मैंने बताया आपको कि दिख रहा था जी कि कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी, देखो किसी भी नेता को, भले अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, अपनी पार्टी बेस छोड़कर बाहर निकलना इतना आसान नहीं है जी। और कोई नहीं चाहता, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगता है तब आदमी वो स्टेप, उसमें पानी सर के ऊपर नहीं गई। हाँ, उस टाइम चलो और एक मौका अजित पवार ने दिया कि भाई चलो। और जैसे मैंने बताया कि उसके 2.5 साल के बाद जब 2021 में जब ये हुआ, अभी ये 2022 में जब ये हुआ, 2.5 साल कम पूरे हो गए उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के, तब और राष्ट्रवादी और बीजेपी की बात चल रही थी, उस टाइम सब तय होने के बाद भी शरद पवार जी ने पलटी मार दी। और फिर उस वक्त अजित पवार ने सोचा होगा कि अब मेरे पानी ऊपर से जा रहा है, अभी मैं रुकने वाला नहीं, और वो निकल गए। तो क्या लगता है सर, अजित पवार के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, उससे विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से उनकी स्टेटस इस समय है, अभी पूना का उनको जो है पालक मंत्री बनाया गया है, और उन्होंने काफ़ी उसके पहले बीमारी का बहाना लेके बाकी अनबन की खबरें भी आई, तो कितने भरोसे लायक हैं अजित पवार? राजनीति में मैंने कहा तो पहले ही, कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता है और कोई किसी का हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता है। आज सत्ता के लिए एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजित पवार तीनों साथ में है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा इलेक्शन तक ये तीनों साथ में रहेंगे, विधानसभा इलेक्शन तक ये तीनों साथ में रहेंगे। उसके बाद इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन के वक्त क्या होगा ये अभी आगे आज बताने की बात नहीं है और आज बताने की जरूरत भी नहीं है। विधानसभा इलेक्शन के वक्त कुछ और घटनाएं होगी, कुछ और बातें होगी, कौन साथ लड़ेगा, कौन अलग लड़ेगा, फिर बाद में कौन साथ आएगा, ये सब टाइम अक्सर सर देखा जाता है कि जब विधानसभा चुनाव आती है तो सीट के बंटवारे को लेकर बीजेपी काफी असमंजस स्थिति में रहती है, और इसी को लेकर जो है शिवसेना और भाजपा में तकरार हुई और 2014 में जो है दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। क्या ऐसी स्थिति 2024 में भी बन सकती है कि सीट के बंटवारे लेके कुछ अनबन हो और अजित पवार अलग चुनाव लड़े और बाकी और भी कुछ हो सकता है ऐसा? नहीं, मैंने वही कहा कि बेसिकली सीट बंटवारा ही सबसे अहम बात रहती है किसी भी इलेक्शन में। उसमें आज भाजपा पर 106 सीट है। हाँ, जैसे अभी मैंने तो वो तो बोलेगी कि हमारा मेजोरिटी ज्यादा है तो हमको ये सीट ज्यादा है। विधानसभा को अभी टाइम है, अक्टूबर 2024 को आएगी। सवाल अभी है लोकसभा का। लोकसभा में 48 सीट्स है, उसमें से ऑलरेडी 42 सीट्स सेना बीजेपी के पास थी। आज बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पास टोटल खासदारों की संख्या 38 है। बीजेपी के पास, बीजेपी 38 बीजेपी के पास है, और इनके पकड़ के वो, तो इसका मतलब लोकसभा में बंटवारा का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये स्मूथली हो जाएगा, लोकसभा आराम से निकल जाएगी। और लोकसभा से ही मतलब सेंट्रल में फिर से मोदी जी की सरकार आने वाली है, 100% आने वाली है। और मेरे हिसाब से इस बार तो जो 303 के से भी ज्यादा, मेरा अनुमान है कि 350 के ऊपर सीट से मोदी चुन के आएंगे। लेकिन उसके बाद जब अक्टूबर में विधानसभा होगी, उस वक्त की बात अलग रहेगी। उस वक्त अगर सीट बंटवारा ठीक से नहीं हो सका तो हो सकता है कि हर पार्टी अलग अलग लड़ेगी और फिर सत्ता के लिए एक हो जाए, ये पॉसिबल है। जैसे शिवसेना बीजेपी में हुआ था 2014। हाँ, शिवसेना अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, बाद में दोनों सत्ता में शामिल हो गए, तो ये भी हो सकता है। और साथ में लड़ी तो अलग अलग हो गए। हाँ, और जब साथ में लड़े तब अलग हो गए। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये तो टाइम की बात है, उस वक्त देखेंगे क्या होता है। लेकिन एक बात तय है, जैसे फडणवीस साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है आज महाराष्ट्र में, और उनको आप भी फिलहाल छोटे भाइयों को संभालना है, जितना संभाल सकते हैं बीजेपी उनको संभालेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि लोकसभा तक तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। धन्यवाद सर। तो हम जो है चर्चा कर रहे थे पवार साहब के ऊपर, और साथ में जो है लोकसभा सीट बंटवारा, विधानसभा सीट बंटवारे पर भी कुछ
हिंट जो है काले साहब ने दिए हैं कि सत्ता बनाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग स्थितियाँ हो सकती है। आप क्या मानते हैं इस चर्चा पर? अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और हमारा रिक्वेस्ट फॉलो कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ अगले मुद्दे तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। जय हिंद।